बहुत सी बातें हम आपस में ही कर रहे थे और ज़्यादातर बातें आजकल इन बातों पर मुहित होती हैं या मुश्तमिल होती हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल मजीद कैसे अमेंड करना है ताकि हम बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकें। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग सारे? अच्छा जी, बिल्कुल आपने सही बात की और हम यही बात करते हुए आ रहे थे। सबसे पहली एक बात, मौसम बदल चुका है, गर्मी आ चुकी है। हम कराची की बात कर रहे हैं। गर्मी लाहौर में भी जरा दिन के औकात में इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग वार्मर, एग्जैक्टली, वार्मर इज द राइट टर्म। तो समबडी वाज सेइंग कि जी क्या हुआ कराची में, हमारे पास लिटरली 4 हफ्तों की एक सर्दी आई, लेकिन 4 हफ्तों की अच्छी ज़बरदस्त वाली सर्दी आई। नो कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री दो, लेकिन सिर्फ 4 हफ्ते। लेकिन हुआ 4 हफ्तों की सर्दी में आपको कितने सर्दी के कपड़े पहनने का इत्तेफाक हुआ? मेरे तो सारे कपड़े जो निकले थे वो वापस उसी तरह रख दिए गए। भाई शौक होना चाहिए इंसान को। हमने तो सारे कपड़े पहने अपने जितने भी थे और 4 हफ्तों में बड़ी अच्छी तरह फिट भी आ गए। और फिर थोड़ा सा अच्छा ही है कि चली गई सर्दी, कपड़े खत्म हो चुके थे। कहने का मतलब ये है कि वी स्पेंड इन कराची लाइक एटलीस्ट 10 मंथ्स जो हमारे गर्म होते हैं और उसके बाद लिटरली एक अच्छा सा होता है, प्लेजेंट सा, और एक में सर्दी होती है। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि चूंकि अब गर्मी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ तो अभी ठंड है और शदीद ठंड है, लेकिन अदरवाइज द फरवरी हैज स्टार्टेड और मिड फरवरी और एंड ऑफ फरवरी और फिर आगे गर्मी, पंखे और फिर AC और फिर कूलर तक बात आ जाती है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह चेंज करना है, या अगर पहले हम 8 घंटे AC चलाते थे तो वो 8 को 6 कैसे करना है, या पहले अगर किसी के घर में 2 AC चलते थे तो कोशिश करके वो 1 पर आने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई सारे लोग इस कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे या उधर 3 कमरों के बजाय 2 कमरों में एडजस्ट हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज नाउ एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। और ये बड़ी हमारी एक लाइफ है, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल, जो कि बड़े अरसे से, एटलीस्ट मुझे तो पूरा अपना बचपन याद है, सारे कज़न, सारी खालाज और एवरीबडी जब इकट्ठे होते थे वो लिटरली 1-2 ही कमरे होते थे और इस तरह बिस्तर लगे होते थे, गद्दे तक, जिसको जो कोना मिल रहा है उधर ही सो गए, क्योंकि AC एक होता था। वी आर कमिंग बैक टू द, इट्स कमिंग फुल सर्कल। वो 5 बच्चे या 3 बच्चे एक ही कमरे में सो रहे हैं, उसके बावजूद आवाज़ नहीं, उससे तो ज़्यादा ही, हम लिटरली 10-10 लोग भी कमरे में सोए हुए हैं। बट दोस्त अब हम याद करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बट हमें थोड़ा सा केयरफुल इससे रहना पड़ेगा। जिस चीज़ को बहुत याद करोगे फिर वापस हो जाती है, और अब वी आर बैक टू दैट। यही बहुत बुरे हालात हैं जी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुआहिदा होने का इम्कान है। अब वो मुआहिदा जो है, जो इतने अरसे से इंतज़ार है, जिसका इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। अपेरेंटली ज़राए के मुताबिक बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसव्वदा जो है वो आज फाइनल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुज़ाकरात में होने वाले फैसलों के वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली गई है। IMF के साथ मुआहिदा पाकिस्तान की ज़रूरत है जी। अब तो ये तमाम पाकिस्तानियों को पता है, वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, दुनिया पाकिस्तान के किसी गांव गोठ में बैठा हो, पहाड़ पर झोपड़ी डाल के ज़िंदगी बसर कर रहा हो, उसे भी पता है कि IMF का मुआहिदा पाकिस्तान की ज़रूरत है। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ है। सो होपफुली आज कोई खबर, और अच्छी खबर, पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है ज़ाहिर है जो रिलीज़ किए जाएंगे IMF की तरफ से, लेकिन इससे जुड़े बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो कि आ सकते हैं दोस्त ममालिक की तरफ से, बिकॉज एवरीबडी इज डिपेंडिंग कि पाकिस्तान IMF के साथ मुआहिदे पे आगे बढ़े, क्योंकि इस्लाहात हमारी अशद ज़रूरत हैं, और जब तक हम अपने तरीके अमेंड नहीं करेंगे कोई हमारी मदद, और कब तक आएगा कोई हमारी मदद को, मतलब और क्यों आए, मतलब कि आपको पता है ना कि वो भी एक फटीग हो जाती है। आप इतना यूज्ड टू हो जाते हैं ऑफ पीपल हेल्पिंग यू आउट, एंड इन आवर केस नेशंस, अदर नेशंस, फ्रेंडली नेशंस हेल्पिंग यू आउट, कि आप लगता है कि खुद कुछ करने जोगे नहीं रहे। एनीवे, सो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग which is happening today, अब उस पर भी बात कर ले, और वो उस पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वैसे चले मैं आगे चल के बात करूंगा। हम अपने तरीकों की अमेंड करने की बात कर रहे थे। कल कितने लोग और ऐड किए गए हैं स्पेशल असिस्टेंट जो कि वजीर मुमलिकत या वज़रा का स्टेटस एंजॉय करेंगे? टोटल फिगर अब 5 लोग मजीद ऐड किए गए हैं, क्योंकि मुल्क में काम इतना ज्यादा हो रहा है ना, सो इसलिए जरूरत है। एंड प्लीज स्पेयर अस दैट लॉजिक के प्रोबोनो होंगे, और ये पर्क्स, ये तनख्वाह नहीं लेंगे, ये पर्क्स भी लेंगे, ये गाड़ियां भी इस्तेमाल करेंगे, ये पेट्रोल भी लेंगे, ये सिक्योरिटी भी लेंगे, ये दफ्तर भी लेंगे, ये स्टाफ भी लेंगे, और फिर जब ये यहाँ इस ओहदे से हट जाएंगे तो इनके जो पर्क्स हैं वो चलते रहेंगे। ऑब्वियसली वो भी एक होता ही है।
लेकिन उस पर क्या हम बाद में ना बात करें, एक और खबर है जिस पे कर लें, क्या ख्याल है, या कुछ बोलना है? अच्छा जी, वो कह रहे हैं बगैर किसी मरात और तनख्वाह के काम करेंगे, तो आई वंडर फिर हमें ये बताएं कि जब आप मरात कहते हैं तो वो कोई स्टाफ भी नहीं लेंगे, वो दफ्तर भी नहीं लेंगे, वो पेट्रोल भी नहीं लेंगे, वो ड्राइवर भी नहीं लेंगे, गाड़ी भी नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे सारा कुछ, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नोटिफिकेशन आ जाए? अच्छा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये जो 5 एडिशंस हुई हैं ये मावनीन खसूसी की एडिशन है, लेकिन ओहदा जो है ना इनके और जो पर्क्स और एवरीथिंग वो वजीर मुमलिकत वाला होगा। तो ये बात भी समझ नहीं आई। सबसे पहले तो टू बिगिन विद, व्हाई वाज दिस इवन नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आए क्यों थे, और अब कैबिनेट का जो फुल हुजम है ना, फिगर जो है वो 83। इट इज़ अ जोक। 83 और हालात देखें जैसे तो ऐसा काम कर रहा हो मुल्क कि जरूरत हो लोगों की, और बिकॉज़ सो मच इज हैपनिंग एंड वी नीड मोर पीपल। ऑप्टिक्स भी होते हैं। आप कह दें ठीक है जी ये नई तनख्वाह लेंगे, अव्वल तो ठीक है हमने मान लिया तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन पर्क्स पे आई स्टिल हैव माय डाउट्स, कुछ ना कुछ तो जरूर इनको इनके ओहदे के मुताबिक मिलेगा ही। हर चीज एक साइड पे, जब मिनिस्टर का ओहदा आपके साथ लग जाता है ना, तो इन्फ्लुएंस जो होता है दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब जी हजूरी, सलाम, वो सब कुछ साथ चल रहा होता है। उसके बाद आपका एक इन्फ्लुएंशियल, एक मजीद एक आपका रोल हो जाता है। अब पर्क्स क्या हो क्या नहीं हो, यू आर रिच एनीवे, यू डोंट नीड दोज, लेकिन वो इन्फ्लुएंस आपको जरूर चाहिए। तो ये फर्क जो है पड़ता है। कोई मशवरा दे दे इस हुकूमत को कि कुछ वैसे नहीं कर रहे थे तो एटलीस्ट ऑप्टिक्स तो ऐसे ना दिखाएं जिससे लोग और सवालात उठाएं। एनी हाउ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक अहम खबर जो आज समात होनी है उसके बारे में आपको बता दें। इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो इमरान खान के खिलाफ एक अहम मुकदमा सुनेगा। वो केस है जिस पर सवाल पूछते पूछते इमरान खान के साथियों को गुस्सा आ रहा है, और सालों पुराना सवाल है, और वैसे इसका जवाब भी पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट पता ही है। लेट्स सी क्या होता है। इमरान खान की नाअहली से भी जुड़ सकता है ये मामला। आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जमशेद इकबाल चीमा साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब सर प्रॉब्ली आप किया होते होंगे इस तरह चिल्ड्रन आउट ऑफ वेडलॉक। वैसे पाकिस्तान में इतना नॉर्मल नहीं है इस तरह से बगैर शादी के बच्चे पैदा होना। जिस तरह आप कैजुअली कह रहे थे कि किसकी बेटियां हैं, किसका पता करें इसके कितने बच्चे हैं, लिटरली आप कसम उठवा लीजिए कि इस तरह नहीं होता हमारे माशरे में। और आप वैसे कहाँ से आए हैं? आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता नहीं है कि ऐसा नहीं होता? सो आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट यू कि वेयर डू यू बिलोंग, कि बड़ी कॉमन बात आपको नॉर्मल किस्म की लग रही है। टू बी ऑनेस्ट, माजरत के साथ मुझे बहुत से सवालात जहन में उठ रहे हैं कि आपकी परवरिश कहाँ हुई है। We will not become जमशेद चीमा। हाँ, बट we will not जहाँ ये चीजें इतनी नॉर्मल हैं कि देखिए मतलब वो जो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मतलब ये चीजें having children out of wedlock is not normal। खान साहब ने भी अपने फॉलोअर्स को, अपने जो सारे इर्द गिर्द उनके मिनिस्टर्स और ये जो भी रहे हैं उनके साथी, बड़ी मुश्किल में डाला है, क्योंकि आपको ये चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ रही है। थोड़ी बहुत तो चलती हैं ऑब्वियसली, whoever you look up to, कुछ गलतियाँ, कुछ इस किस्म की चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, बट यहाँ तक बात चली गई है कि आप बैठे हुए, वो उधर बैठा हुआ है, उनके केस चल रहे हैं खान साहब के, उन्होंने जो बोलना है वो अदालत में बोलेंगे, बट आप टेलीविजन पे बैठ के आज जस्टिफाई कर रहे हैं कि हो जाता होता है, किसकी हानि हुआ आपके। What are you even on about? बड़ी अजीब किस्म की बात है, और प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा और अपने अहले खाना से भी पूछिएगा कि मैं इस गुफ्तगू को या इस काम को या इस इंसान की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब। अच्छा जी, इमरान खान पर अपनी मुबैना बेटी टिरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने का इल्ज़ाम है, और एक्चुअली केस क्या है, और कानूनी हलकों में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना ममनुआ फंडिंग केस के बाद इसे संजीदा नौयत का केस समझा जाता है भी वैसे तो, और ये केस मुमकिना तौर पर पूरा सियासी मंजरनामा जो है उसको भी बदलने की सलाहियत रखता है। इमरान खान माजी में इस पर बात करने से कतराते थे, अब बड़ी खुल के बात अजीब सी सामने आ गई है। पहले क्या कहते थे ये भी देख लें। क्योंकि वो सेटल है ऑलरेडी बाहर कोर्ट ऑफ लॉ में मामला, इसलिए क्या बात करते हैं। वो बच्ची कहाँ रहती है, किसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है, उसकी जिम्मेदारियाँ किसने निभाई हैं, वो भी सबको मालूम है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, इट इज़ नॉट अ सीक्रेट एनी मोर। मुझे अजीब लगा, आई एम सॉरी, ये 2007 की वैसे ये क्लिप था जो हमने दिखाया है आपको, लेकिन इस पे ये कह देना खान साहब का जी मैं इस पे बात नहीं करता, तो अगर आप बात नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुआ नहीं है और ये बात गायब हो गई है। इट्स नॉट ट्रू, इट्स वेरी मच ट्रू।
उस वक्त आप बात नहीं करते थे, अब आपको जवाबदेही हो रही है इस चीज़ की, तो बड़ी खुल के आपको बात करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट एनी मोर। अजीब सी बात है, मतलब आई एम सॉरी, लेट इट बी सेड ऑन रिकॉर्ड, यही सिचुएशन किसी वुमन पॉलिटिशियन, किसी वुमन वुड बी प्राइम मिनिस्टर पे हो रही होती ना, तो क्या पाकिस्तानी उसके साथ करते, क्या हालत होती है उसकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वी डोंट हैव टू से इट, लेकिन जस्ट बिकॉज खान साहब तो आदमी है और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दिस इज ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ मिसोजिनी इन पाकिस्तान, कि हमने वजीर आजम बना दिया किसी को जिसके अभी तक ये जवाब नहीं आए हमें। Anyway, moving on. आप सिर्फ सोच लीजिए एक लम्हे के लिए कि किसी काउंसलर का भी कोई औरत इलेक्शन लड़ सकती थी अगर उसके साथ ये इल्जाम भी शायबा भी होता इस मामले का। टीचर लग सकती थी किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में, छोड़ दें बाकी पॉलिटिकल पोस्ट तो अजीब सी ये। मीडिया की बात तो अलग है, मगर कानूनी फोरम पर इमरान खान साहब को अपेरेंटली अब जवाब देना पड़ेगा। वो टिरियान को बेटी मानते हैं तो भी, और इनकार करते हैं तो भी। इमरान खान के लिए ये कुएं और खाई वाला मामला है। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया की अदालत 22 साल पहले इस केस का फैसला ऑलरेडी सेटल कर चुकी है, डिसाइड कर चुकी है। खैर, लेट्स सी, आज लार्जर बेंच है जो इस केस को आगे टेकअप करने जा रहा है। इस मामले पर जी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के लिए हमने रहनुमा पीटीआई सलमान अहमद से रब्ता किया और उनके सामने कुछ सवाल रखे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान को चाहने वाले ऑडियो वीडियोस केसेस वगैरह के बावजूद इमरान खान के साथ हैं और इसलिए उनकी नाअहली मुमकिन ही नहीं है। ये उनका कहना था। सलमान अहमद ने जो जवाब भिजवाया उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवा देते हैं। पहले तो ये मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो वाहिद जो है सियासी लीडर है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है पब्लिकली। तो ये जो है जहनी मरीज़ हैं सारे, पीपीपी और पीएमएलएन वाले और पीडीएम की गवर्नमेंट, ये जहनी मरीज़ हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रही अब करना क्या है। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। डिस्क्वालीफाई किस चीज़ पे करेंगे, कहाँ से करेंगे? और अगर जिस तरह मेरे पर जिस तरह बगावत का इन्होंने एफआईआर काट दिया है, और मैं वो शख्स हूँ जिसने इस मुल्क को दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा, जुनून, आज़ादी जैसे तराने दिए हैं, और मुझ पे ये गद्दारी और बगावत का जो पर्चा इन्होंने काटा है, ये इस तरह के तो पर्चे हर कोई काट दें। ये तो इस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो मेरा नहीं समझता, मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह इमरान खान को बाहर रख सकते हैं। इमरान खान 50 साल से पाकिस्तानी अवाम के दिलों में राज करते आए हैं और लोगों ने उनके ऑडियो भी देख लिए, विजुअल भी देख लिए, उनके ऊपर जो सारे ये फॉल्स केसेस हैं वो भी देख लिए। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वैसे आवाम को बहुत शुक्रिया आपका सलमान अहमद साहब की, उन्होंने जो हमें जवाब भेजा था वो हमने चलाया। आवाम को इतना बेवकूफ़ और इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऑडियो वीडियो आप कह रहे हैं उनकी देख ली, जिनके बारे में आपने मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। सो अपेरेंटली आपके मुताबिक तो वो उन्हीं की ऑडियो वीडियोज़ हैं। सो आवाम का भी एक थ्रेशहोल्ड होता है, आवाम भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, जज्ब भी कर रहे होते हैं, और कभी ना कभी आवाम को भी समझ में आ ही जाती है। सो इस पे तज्ज़ियाकार आदिल शाहज़ेब से बात करते हैं। थैंक यू आदिल फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस टाइम। बताइएगा, अब टिरियान जेट का मामला है, एक ऐसा मामला है जिस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक ज़बानी कलामी दबाव तो मिला ही सर्टनली होगा, लेकिन अदालती फोरम्स पर बराह रास्त अब सवालों जवाब का सामना करना पड़ेगा, जो इससे पहले नहीं हुआ। क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में इस केस का सुना जाना इमरान खान साहब के लिए संजीदा खतरा है? देखिए, खतरा तो बन सकता है। ये ऐसा केस है, ये ऐसा मामला है जो कि इमरान खान के पूरे सियासी कैरियर में उनका पीछा करता रहा, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि ये मामला काफी सीरियस रुख जो है वो इख्तियार कर चुका है। क्योंकि देखें, अगर तो ये साबित हो जाता है अदालत में कि इमरान खान साहब ने अंडर ओथ मिस स्टेटमेंट दी है अपने कागजात नामजदगी में, इन्होंने अगर उनकी वो बेटी है और उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो वो सादिक और अमीन फिर नहीं रहते और 62(1)(f) के तहत वो नाअहल भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामला जो है, देखें, ये पर्सनल मामला हैं, इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो है वो बहुत बड़ा फिगर हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं
और ये मामला जो था ये इससे पहले भी काफी दफा उठाया गया था, लेकिन चूंकि उन्हें लाडला तस्वुर किया जाता था और अब शायद कानून जो है वो अपना रुख इख्तियार करते हमें नजर आ रहा है, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इसमें मामला ये है कि देखें अगर यूएस डॉक्यूमेंट्स पेश हो जाते हैं और ये भी तकरीबन साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने जो है अपनी जो इनकी मुबैना बेटी है उनकी किफालत भी की, फिर जमायमा खान के साथ इन्होंने टाइम गुजारा, उनके दोनों बेटों के साथ गुजारा, फिर जमायमा खान इनकी गार्डियन रही हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अगर अदालत के सामने आ जाते हैं तो फिर खान साहब के लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो इनकी बेटी नहीं है। और खान साहब ने जो देखें असल मामला ये है कि जो अपना जवाब जमा कराया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि चूंकि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे तो अदालत ये मुकदमा नहीं सुन सकती। ऑल्दो उन्होंने रिजाइन तो दे दिया था कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से, लेकिन उसके बाद जिमनी इलेक्शंस हुए, वो 6-7 सीटों पर दोबारा मुंतखब हुए और इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है, तो वो मेंबर इलेक्ट हैं। ऑल्दो उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया, तो ये अब अदालत ने तय करना है कि क्या हल्फ लिए बगैर वो मेंबर कौमी असम्बली तस्वुर होंगे या नहीं। ऑल्दो उनका जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी हो चुका है, तो ये ज्यादा इस पे बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मसला जो है मामला वो सब जुडिस है, लेकिन सियासी तौर पर ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है इमरान खान साहब के लिए अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। तो मॉरली स्पीकिंग उनका जो वोटर है वो भी उससे डैमेज होगा। और अब तक जो ये कहा जाता है कि सादिक और अमीन जो है वो पाकिस्तान की अदलिया इनको डिक्लेयर कर चुकी है इमरान खान को, तो अगर यही अदलिया कहती है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे तो जाहिर बात है पॉलिटिकली इट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर इमरान खान। बड़ी वैसे अजीब सी बात है आदिल के, मतलब खान साहब का कैटेगोरिकली कह देना कि इस पे आई एम नॉट लायबल टू आंसर, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, मतलब अजीब सी बात है। यू आर आंसरेबल टू द इंटायर अवाम। खैर एनीवे आदिल, माजी में किसी के ताल्लुकात किरदार क्या रहा, असूली तौर पर ये ज़ाती मामला ही रहना चाहिए और सियासत में इसका अमल दखल होना नहीं चाहिए। ये बात तहरीक इंसाफ आज कह रही है और मान रही है, लेकिन क्या अवाम भी ये बात समझेगी? मतलब ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इस केस की समाअत में जो बातें होंगी, जो भी परसेप्शन बनेगा, क्या अवाम उसका असर होगा अवाम पे? और सदाकत और अमानत का क्या होगा? वो बहुत सी चीजें अटैच टू दिस वेरी थिंग है। देखिए जो इमरान खान साहब का अपना वोटर और सपोर्टर है वो तो अभी तक जितने भी देखें तोशा खाना का मामला हो या फरागोगी का मामला हो या उस्मान बुज़दार की करप्शन हो या केपी में महमूद खान की करप्शन हो, इमरान खान साहब के वोटर को इससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो स्विंग वोटर है, जो आम लोग हैं जिन्होंने कि 2018 के इंतखाबात में खान साहब को सपोर्ट किया, वो जाहिरी बात है वो इन तमाम मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं कि हमने तो इसलिए सपोर्ट किया था कि वो सादिक और अमीन थे, वो मॉरली भी करप्ट नहीं थे, फाइनेंशियली भी करप्ट नहीं थे। लेकिन ये सारे मामले अगर आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होते रहे, लेकिन तोशा खाना केस अलग से है, ममनुआ फंडिंग केस अलग से है, फिर उनकी बेटी का मामला अलग से है, तो ये सारे मिलकर मैं समझता हूं कि खान साहब का जो कोर वोटर और सपोर्टर है उसको तो शायद ज्यादा मुतासिर ना कर सके, लेकिन असल जो पाकिस्तानी अवाम है जो मैटर करते हैं, जो कि अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिन्होंने 18 में उनको सपोर्ट किया, वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो वो फिर खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। जहाँ तक मुबैना करप्शंस का मामला है, उस्मान बुज़दार या महमूद खान एटसेट्रा एटसेट्रा, लोग ये भी तौजीह देते हैं कि ये इमरान खान की ज़ात से तो जुड़े नहीं है ना मामलात, वो तो सादिक और अमीन हैं, लेकिन अगर किसी की मुबैना औलाद हो तो उसमें दो ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक उस औलाद का बाप और एक उसकी माँ। सो ये मामला तो बराह रास्त जुड़ सकता है। होता है। आगे चलते हैं और पीएसएल की बातें करते हैं। क्या ख्याल है, जो चीजें होने वाली हैं उस पर तो बात कर लें या कुछ और याद आ गया? नहीं पीएसएल की बातें करें। आज गाना भी आ जाएगा। रियली? हाँ आज आ जाएगा। क्या कहा है उन्होंने? हाँ आज का है। अच्छा, पीएसएल 8th एडिशन है, उसका रंगारंग जो मेला है वो सजने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। बाय द वे हमने आपको बताया 13 को स्टार्ट हो रहा है। इवेंट में शरीक टीमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो जमा कर रही हैं और कई खिलाड़ी जो हैं वो आ चुके हैं, कुछ अभी आएंगे। क्रिकेट शायकीन के जोश जज्बे में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इवेंट का पहला मुकाबला जो होगा वो 13 को ही होगा ऑफ कोर्स, और ये होगा मुल्तान में डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा।
टीमों ने प्रैक्टिस मैचेस शुरू कर दिए हैं। दिफाई चैंपियन है कौन? लाहौर कलंदर। इनका ट्रेनिंग सेशन भी जारी है। आज तीसरा प्रैक्टिस मैच लाहौर कलंदर खेल रही है। कराची में 4 प्रैक्टिस पिचेस तैयार की गई हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में 14 फरवरी को पहला मुकाबला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। It's going to be so much fun. मुझे हमेशा PSL टाइम बहुत अच्छा लगता है और बेस्ट चीज ये है कि आप आराम से अपनी टीमें बदल सकते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अच्छा जी, बदलते जाएं। अब दिफाई चैंपियन की हम बात कर रहे हैं तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के स्टार फ़खर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा आपसे ये वादा है कि जब तक ये PSL शुरू होगा, चलता रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि PSL की तमाम टीमों से कोई ना कोई सितारा हमारे साथ जियो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद हो। अच्छा जी फ़खर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फ़खर, इस टीम के साथ शुरू करते हैं। मुख्तलिफ कप्तानों के अंदर ये खेली है लाहौर कलंदर। मकामी कप्तान भी थे, गैर मुल्की कप्तान भी थे, सुपरस्टार भी थे, लेकिन शाहीन में ऐसा क्या अलग था कि वो लाहौर कलंदर को जितवाने में कामयाब हो गए? बहुत होपफुल है ना कि जिस तरीके से टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है और जैसे हमारा बेंच स्ट्रेंथ है बहुत ज़बरदस्त है और जैसे हमारे लड़के फॉर्म में हैं इस साल, ख्वाह वो लीग्स खेल रहे हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो हम बहुत पुरुमीद है कि हम लोग इस दफ़ा भी डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये भी बताइएगा फ़खर के लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली इस दफ़ा दिफाई चैम्पियन है और इस बार जो भी टीम है आपको उसमें मुकम्मल क्या बैलेंस नज़र आ रहा है कि ये बड़ी ही बैलेंस टीम है और चांसेस जो हैं आपके, और एक होता है ना वो कॉन्फिडेंस भी तो अब आ ही चुका है कि पिछली बार का, तो आपको लगता है कि इस बार भी अच्छी पोजीशन में? देखिए कम्बिनेशन मैंने इसलिए बोला कि हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे पिछले सालों में। हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वो स्ट्रगल करता था, तो अभी इस साल हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स हैं, हुसैन तलत है, सिकंदर रज़ा हो गया, डेविड वीजे हो गया, इवन सैम बिलिंग्स आया है, फिर तो ये सारे फॉर्म में भी है और हमारी टीम को इन्होंने एक नया बूस्ट दिया है और हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि ये PSL में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आपकी खुद की फिटनेस की बात कर लेते हैं। खुद को फिट समझ रहे हैं मुकम्मल? T20 में ओपनर या टॉप ऑर्डर का किरदार दीगर फॉर्मेट से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। आजकल आपको पता ही है स्ट्राइक रेट पर ही ज़्यादा जोर नज़र आता है, तो ये सब देखते हुए आप खुद को बतौर ओपनर कंफर्टेबल महसूस करेंगे या वन डाउन आना पसंद करेंगे? देखिए मैं तो हमेशा ओपन ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ तो हमेशा मैंने ओपन की है और बाकी इंजरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो गई है और फील्डिंग सेशन भी कर रहा हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग भी फुल फ्लैश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पूरे रिदम से ही PSL खेलूँगा। थैंक यू फ़खर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साथ ही एक और, चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर कलंदर, तो एक और बात भी कर लें और वो ये है कि जी कौन नहीं जानता कि पाकिस्तानी टीम के साबिक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो प्रोफेसर के नाम से मशहूर है, पता था ना? सुपरस्टार प्रोफेसर। सुपरस्टार प्रोफेसर। लेकिन उनका ये टाइटल जो है अब खतरे में इसलिए है क्योंकि टीम में एक और प्रोफेसर ने एंट्री दे दी है। शाहीन शाह आफरीदी पहले ओवर में विकेट लेने का तरीका जो है वो पढ़ाएंगे। तो प्रोफेसर कौन? वो जो पढ़ाता है वो प्रोफेसर होता है ना? हाँ, तो ये तस्वीर देखें आप। लाहौर कलंदर ने अपने ट्विटर पेज पे एक तस्वीर शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि शाहीन आफरीदी एक क्लास ले रहे हैं, टीचर की जगह खड़े हैं, बच्चे हाथ उठा के सवालात पूछने की कोशिश कर रहे हैं और बोर्ड पर जो मौजू लिखा हुआ है वो भी आपके सामने और नीचे डायग्राम भी बनी हुई है। डायग्राम्स बहुत मुश्किल लगता था वैसे मुझे बनाना जिंदगी में। हाँ, आप तो बड़े आर्टिस्ट टाइप नहीं हैं? पेपर ये वो पेपर के दौरान जो साइंस की डायग्राम्स होती हैं ना, याद है आपको? हाँ। बट यहाँ पे बनी हुई है और डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से पहले ओवर में विकेट लेके चले हमने तस्वीर देख ली और हम अपना फैसला ये दे रहे हैं कि प्रोफेसर जो हैं वो फिर भी हफीज ही हैं। सॉरी, जस्ट बिकॉज यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड डजंट मेक यू अ प्रोफेसर, वरना हम सारे ना होते। अच्छा जी, जिस वाक़े की बात हम करने जा रहे हैं वो इतना दर्दनाक है कि वीडियो में सब कुछ देखते हुए भी यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। 10 साला बच्चा अपनी माँ को कैसे कत्ल कर सकता है और वो भी गैरत के नाम पर। मगर गुजरावाला में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और सरे बाजार घर की बात नहीं हो रही, गली में खड़े हुए लोग आ जा रहे हैं और जो भी उसको रोकने के लिए आता है उसकी तरफ भी फायर मारता है और जिसमें एक और औरत जो थी वो वहाँ शॉपिंग कर रही होगी वो भी जख्मी हुई है। ये सब कुछ हुआ है और 10 साल के बच्चे की आप दीदा दलेरी देखें।
अब पुलिस इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और ये भी अब सामने आ रहे हैं हकायक के पिस्तौल तो इस बच्चे के हाथ में था, लेकिन शायद कातिल कोई और था। राना अंसर हमारे साथी हैं गुजरावाला से, वो पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की और इस वाक़े की दीगर तफसील हम तक पहुंचा रहे हैं। सुने हाँ जी, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस अफसोसनाक वाक़या की थोड़ी तफसील बताता हूँ जो गुजरांवाला के इलाका फरीद टाउन में पेश आया। ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ, जो इसके मनाजर हैं, ये खातून जो मकतूला है एक गली में अपनी एक खातून दोस्त के साथ चलती हुई नज़र आती है और जो मुल्ज़म है इसमें 10 साला बच्चा मकतूला खातून का जो बेटा है वो एक बुरका पहने हुए अपनी वालदा को पीछे से चेज़ करता हुआ साथ साथ चलता आ रहा है। जैसे ही खातून पीछे मुड़ के उसे कोई शक होता है, बच्चे की तरफ देखती है, तो ये बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है अपना बुरका जो है जो इसने पहना होता है वो उठाता है और इसके हाथ में जो पिस्टल होता है वो सीधा तान कर फायरिंग कर देता है, जिससे उसकी मां की मौका पर ही डेथ हो जाती है। जब मोहल्लेदार ये सारा वकूआ देखकर बच्चे के करीब जाने की कोशिश करते हैं उसे पकड़ने के लिए, तो ये बच्चा उन पर भी फायरिंग करता है। इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस बच्चे को उसके पिस्तौल समेत अपनी कस्टडी में लेकर थाने मुंतकिल करती है। मेरे साथ इस वक्त SP सिविल लाइन रिजवान तारक साहब और इस केस की जो तफ्तीश करने वाली टीम है वो साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया था। फौरी तौर पर पुलिस मौका पर पहुंची तो वहाँ पर ये 10 साला बच्चा जो है ये उस वक्त वहाँ पर पिस्टल समेत मौजूद था, जिसने बाद में मोहल्लेदारों पर भी फायरिंग की, पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसको जाकर वहाँ पर पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने काबू में किया। बज़ाहिर तो ये मामला बड़ा सिंपल सा मालूम हो रहा था कि कातिल हमारे पास था, आला कत्ल बरामद था। मौके से फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए, लेकिन जब हम इस केस की मज़ीद गहराई में गए तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये मियाँ बीवी की ज़ाती चपकलिश और ज़ाती रंजिश जो थी, उसमें मियाँ बीवी दोनों ने किस तरह से अपनी औलाद का, अपने बच्चों का इस्तेमाल किया। कुछ अर्सा कबल वालदा ने अपनी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 15 साल थी उसको इस्तेमाल करते हुए वालिद के ख़िलाफ़ ज़्यादती का पर्चा दर्ज कराया, जिसमें मौक़िफ़ ये था कि वालदा ने देखा कि जो वालिद है वो अपनी हकीकी बेटी के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो इस चीज़ की रंजिश भी थी। दूसरा, उसको बदकिरदारी के ताने भी देता था, जिसके बाइस अब इसने ये प्लान किया तो मैंने भी इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है। तो इन्होंने अपने एक दोस्त को साथ में लाया जिसका नाम ज़मान था और अपने बेटे 10 साला बेटे को अपनी माँ से मुतनफ़र करना शुरू किया। ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ इसने बच्चे को दिखाई जिससे बच्चे का जहन इस हद तक अपनी माँ से मुतनफ़र हो गया कि उसने जुनूनी कैफियत में आकर ये इंतहाई कदम उठाया। जो जहन और प्लानिंग है वो वालिद की है और ट्रिगर पर उंगली जो है वो बच्चे की है, ताकि कानूनी पेचीदगी का सहारा लेकर सज़ा से बचा जा सके। लेकिन गुजरांवाला पुलिस इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पे, एक चैलेंजिंग केस के तौर पे लेकर इसको प्रोसिक्यूशन में इस तरह से केस को तैयार करेगी कि जो जो किरदार इस कहानी में जुर्म के शरीक हैं उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। ये आपने बात सुनी कि किस तरह से दो मियाँ बीवी ने अपनी ज़ाती लड़ाई में अपने बच्चों का इस्तेमाल किया और इस तरह से किया कि शायद ही उसकी कोई मिसाल मिल सके। पहले वालदा ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके I still have no words कि क्या मामला हुआ है। बहुत सी बातें हो गई, लेकिन एक जिसपे अभी भी मतलब अभी क्या रोज़ नई कोई वीडियो फुटेज वगैरह आ रही है और दोबारा से हैरान और परेशान हो जाते हैं कि तुर्की और शाम में मतलब ऐसा जल्जला आया है जो कि कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक ऑफ द सेंचुरी की बात हो रही है, कि इस किस्म का जल्जला पिछले 50, 60, 100 सालों में नहीं देखा गया। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो उसकी तबाही है, आपको बताएं कि जान बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो ऑलरेडी 3 दिनों में 15,000 से जायद हो चुकी है, 15,000 पीपल। और ये तो वो है जो अब्दुल्ला रिपोर्टेड है। और तुर्की में ज्यादा नुकसान हुआ है, 12,391 अफराद तुर्की में जहाँ बहक हुए हैं, जबकि शाम में अब तक वहाँ भी खैर कम तो नहीं है जानी नुकसान, 2,992 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि रिपोर्टिंग का भी फर्क होगा। रिपोर्ट डिफरेंटली हो रहा है, वहाँ ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखा भी जा रहा है, फिगर्स टैली भी हो रहे हैं। और सीरिया के आपको पता है शाम की हालात तो वैसे ही काफी जंगज़दा एक इलाका है। ज़ल्ज़ले के बाद मलबे से दबे अफराद की जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। 60 ममालिक से आपको बताएं कि रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, पाक फौज की रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, 1122 की हमारी पंजाब से टीमें गई हैं। यस, एंड द वर्ल्ड हैज़ जॉइंड हैंड्स टुगेदर इन दिस रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद सर्दी है इमदादी कामों में, जिसकी वजह से रुकावट भी आ रही है। कई जगहों पे आपको बताएं कि टेम्परेचर जो है वो -3 में भी है और ऊपर से स्नो स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं ऐसी सिचुएशन में काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड वी आर ऑलरेडी
तीसरे दिन तक बात पहुंच चुकी है। 72 आवर्स अब्दुल्ला कहा जाता है कि तब तक फिर भी थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है। 53,000 अफराद जख्मी हुए हैं इसमें। इमेजिन कीजिए अस्पतालों पे कितना लोड होगा, कितने लोग और इसमें बहुत शदीद नौयत के जख्मी भी होते हैं, हड्डियां टूटती हैं, सर्जरीज दरकार होती हैं। सो क्या हाल होगा अस्पतालों का? अच्छा, अस्पतालों का क्या हाल होगा तो तब होगा आपको बताएं कि अस्पताल कितने डैमेज हुए हैं, बिकॉज उसी जगह पे ज़ल्ज़ला आया है, तो लिहाजा अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बैडली डैमेज्ड है कि ये सब एड हॉक बेसिस पे। लेकिन कल हम आपको पता है फुरकान हमीद साहब से रब्ता कर रहे थे, वो कह रहे थे एम्बुलेंसेज हैं करीबी शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है, साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है। जो सिवियरली इंजर्ड लोग हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अनकरा और दीगर इस्तांबुल वगैरह शिफ्ट किया जाता है। सो तुर्की का अपना जो रेस्क्यू का इंतजाम है, निज़ाम है, वो भी बड़ा मौसर है। उफ, ये किसी की क्या, ये किस, माय गॉड। अगर आप सोशल मीडिया देखें, पता है क्या, नहीं मेरे से देखा जा रहा है मैं तो ऐसे देख रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब देख रही होती हूँ ना तो मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। आई कैन नॉट बिलीव कि क्या हो रहा है। मतलब लिटरली बच्चे पैदा हुए हैं इस जल्जले में, और ये तो पहले पैदा हुआ हुआ बच्चा है और इसकी भी ही इज आल्सो द लोन सर्वाइवर। यस, कोई इसके आगे पीछे नहीं बचा है। पूरी फैमिलीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, इक्का दुक्का लोग जो है, और कोई ऐसी फैमिली नहीं है उस इलाके में, उन एरियाज में जिसने कोई अपना प्यारा खोया ना हो। पूरे खानदान। कल एक और मैं देख रहा था, एक फैमिली थी जिसकी खाना काबा के आगे एक तस्वीर थी, बच्चे, दादा दादी, माँ बाप, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। और कल एक बच्चा दिखा रहे थे, एक लड़का जो कि तुर्की साइड से ही बच्चे को निकाला था मलबे से, लेकिन था रेफ्यूजी, एक सीरियन रेफ्यूजी था, और कोई माँ बाप वगैरह उसके नहीं बचे। लेकिन अब्दुल्ला, आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह दबा हुआ था। मतलब वो रेत और सीमेंट के पीसेस वो उसके अंदर धंसा हुआ था, और खुदा की कुदरत के वो जिंदा कैसे था। ये उसको तो पानी पिलाया गया, उसको निकाला गया, और बच्चा शॉक में था। आपको पता है कि बहुत से सर्वाइवर्स जो है, अब तो वो स्टेज है कि हाइपोथर्मिया हो रहा है लोगों को। और पता है क्या, अगर मोजज़ात देखने हैं ना, तो ये चंद वाक़यात ही अगर आप पढ़ लें तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे आपका यकीन और कामिल हो जाता है, और आपका ईमान ताज़ा हो जाता है लिटरली, कि अल्लाह ने जिसे बचाना है ना, हाँ, उसे सरियों, सीमेंट के स्लैबों, मनो मट्टी तले भी बचा के रखा हुआ है। आई वॉज रीडिंग अप दैट थ्रेड ऑन द न्यू बॉर्न बच्चा जो पैदा हुआ है, माँ भी उसकी उधर, ऑब्वियसली बाप भी खत्म हो गए, सारी फैमिली खत्म हो गई, और लोगों का बहुत सवाल था कि मतलब इस बच्चे की क्या जिंदगी होगी और क्यों उधर पैदा हो गया। लेकिन अल्लाह मियाँ ने, उसने दुनिया में आना था, उसकी जिंदगी शुरू होनी थी, वो मिल भी गया। ऑल्दो वो लिटरली अपनी पैदाइश के कोई 4-5 घंटे बाद ही मिला, और उसकी बैकबोन, इतने से बच्चे की रिब्स भी क्रश थी उस पे। मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन एक शॉकिंग किस्म का सिनारियो जो है वो अनफोल्ड हो रहा है तुर्की और शाम में, और हम यही कहेंगे जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर मदद करें। ये वो चीज़ है, ये कोई जंग नहीं है, ये कुदरती आफत है, लिटरली किसी के साथ भी हो सकता है। और मैंने आते हुए बाय द वे कराची में अपना दो तलवार पे JDC का एक कैंप देखा। इस तरह दीगर फलाही तंजीमें भी अब सामने आ रही हैं। यहाँ भी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो प्लान कर रही हैं कि रेस्क्यू का सामान, टेंट और दीगर अशिया लेकर पहुँचेंगी। सो ऑलरेडी कुछ भी आप कर सकते हैं, कंबल ही फराहम कर सकते हैं, तो दैट वुड बी इनफ। सो आप इन लोगों से रब्ता करके मदद में हिस्सा डाल सकते हैं अपना। बिल्कुल, सारों की मदद जो है वो वहाँ तक पहुँच। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, और वही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत कर लिया, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी का मामला GHQ के साथ उठाया गया। जवाब आया कि आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज दहशतगर्दी के खदशात के बायस अंदरूनी चैलेंजेस और बॉर्डर सिक्योरिटी से निपटने में मसरूफ हैं। फोर्सेस की मरदमशुमारी के लिए तैनाती की जानी है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती काबिल अमल नहीं है। वजारत खजाना ने भी इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात के लिए इजाफी रकम देने से माजरत कर ली है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर छाए गैर यकीनी के बादल जो हैं वो छटने का नाम नहीं ले रहे, और हम आपको रोज़ ही एक्चुअली ये बता रहे होते हैं। जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च के बाद PTI अब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुकी है। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कल तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने आमिर डोगर के डेरे से PTI के 10 कारकुनों
को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी लेटेस्ट है, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। आमिर डोगर ने भी गिरफ्तारी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। अच्छा जी, इलेक्शन की सूरत हाल यकीनन गैर यकीनी का शिकार है और इस सिलसिले में ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर रेलवे, उन्होंने भी अपनी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने इशारा किया कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। सुनिए क्या कहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कौमी मामलात हैं, उन पर सियासत नहीं की जा सकती। कोई भी फरीक सियासत नहीं कर सकता। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातें को कोशिश करो कि एक मेज पर बैठाओ कि ये जो 3-4 महीने के गैप पे कि ये इलेक्शन एक दिन हो जाए, कि 200 अरब के बजाय 50 अरब खर्च हो जाए। 1.5 महीने पहले या 1.5 महीना बाद। अच्छा चलिए, ये सब कुछ तो आपने देख लिया, लेकिन वो जो जेल भरो मुहिम है ना, ये करना चाह रहे हैं। दो बातें, एक तो क्या करना है टू गेट इनसाइड द जेल, मतलब आप इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को कि कोई छोटा मोटा जुर्म या बड़ा सा वॉट एवर डू समथिंग कि आप जेल में जाएं, नंबर 1। नंबर 2, फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, मतलब आपको पता है कि आपका जिंदगी का रैकेट पे क्या धब्बा लगेगा अगर आप खुशी खुशी जेल जाने की सोच रहे हो। मतलब आपकी जॉब्स, आपकी एजुकेशन, आपके वीजे, कहीं आपने ट्रैवल करना हो, आपकी एवरीथिंग विल बी टेंटेड फॉर लाइफ। तो ये मतलब जज्बात में आके जेल भरो स्कीम में ना घुस जाना, डोंट डू दैट। ये स्कीम ही है पूरी, स्कीमिंग वाली जो स्कीम होती है, डोंट डू दैट, डोंट बी स्टूपिड। तो ये बस मैंने कहना था। स्कीम है या स्कैम है, खैर नौजवान आप अपना बेहतर फैसला खुद कर सकते हैं। बट यू नो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से आपको पता है ना चाहिए होते हैं, कहीं भी आप इमिग्रेट कर रहे हो, बाहर नौकरी मिली हो, तो उसके लिए भी चाहिए, कुछ भी जॉब के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए जज्बात की राह में इतने ना बह जाएं कि अपनी जिंदगी के बहुत से मामलात आप एट रिस्क कर लें। खैर इसी पे बात कर लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ फाफन से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब। मुदस्सिर रिजवी साहब, 2 असेंबलियाँ, सूबाई असेंबलियाँ टूटे 1 माह के करीब होने को आ रहा है, इलेक्शन की कोई डेट नहीं आई है। इस पर तहरीक इंसाफ काफ़ी नाला है और सदर ने एक खत भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। ये भी बात की जा रही है भाई सदर खुद से तारीख का ऐलान कर देंगे। अब आईनी तकाजा तो यही है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो जाए, तो क्या आपको सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? मुतालबा उनका दुरुस्त है या तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत दिखा रही है उनमें भी जान है? देखें, जो तहरीक इंसाफ की पहली बुनियादी मांग है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, वो बिल्कुल आईनी तकाज़े के मुताबिक है। लेकिन एक पार्टी कह रही है कि इलेक्शन वक्त के मुताबिक हों और बाकी पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में पीडीएम के अम्ब्रेला में, वो उनका ख्याल ये है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हों चाहे और सिक्योरिटी के मामलात हों, वो कहते हैं कि इतने सारे इंतखाबात एक ही साल में हो रहे हैं, उससे बेहतर सारे इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं, असेंबली की टर्म अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। अब ये 2 काउंटर नैरेटिव्स हैं और यही आइन उस में आर्टिकल 254 भी है जिसमें बड़ा वाज़े लिखा है कि कोई भी ऐसा काम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना है वो उस टाइमलाइन में ना हो तो इनवैलिडेट नहीं होता। तो दोनों रास्ते मौजूद हैं। असल मसला इलेक्शन होने या इलेक्शन ना होने का नहीं है, असल मसला पॉलिटिकल डिसंगेजमेंट का है। और इंतखाबी मामलात ऐसे मामलात होते हैं जिसमें मेजॉरिटेरियन डिसीजन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यही पोजीशन फाफन की उस वक्त थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे लेजिस्लेशन नेशनल असेंबली से बुलडोज की थी, जबकि तमाम पोजीशन पार्टीज़ के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। यही पोजीशन फाफन की अब भी है कि अगर इलेक्शंस जब भी हों, लेकिन ये एक कंसेंसस पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट होनी चाहिए। पीटीआई को और अपोजिशन जो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट है उनको इकट्ठा बैठना चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर। इस पे जब तक एक इत्तेफाक राय ना हो तो उस पर मेजॉरिटेरियन डिसीजंस हमेशा कम अज़ कम इंतखाबी मामलात में अनएक्सेप्टेबल रहता है और उससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो इंस्टेबिलिटी है बढ़ती चली जाएगी और ये इंस्टेबिलिटी शायद मुल्क की मईशत अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। अच्छा ये बताइएगा मुदस्सिर के हुकूमत की जानिब से इशारे ये हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल है, मईशत का बुरा हाल है, वो तो हमें चीज़ें सामने असारों की हल्का बंदियाँ जो हैं वो नहीं हुई और आम इंतखाबात भी ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए पहले दर्जनों ज़िमनी और फिर सूबाई इलेक्शन कराने की कोई मंतक उनको नज़र नहीं आ रही और उनका यही कहना है। तो आपको इन तहफ़्फ़ुज़ात पे, इन एक्सप्लेनेशंस में वज़न नज़र आता है?
दोबारा मैं यही बात कहूँगा, मुल्क की मईशत हमारे सामने है, जिस किस्म के हालात हैं, डिलिमिटेशन का कोई मसला नहीं है, आइनी तकाजे पूरे किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल जो सेंसस ऑफिशियली पब्लिश है उसके मुताबिक अगस्त 2022 में नोटिफाई कर दिए। जब तक अगला सेंसस नहीं होता, ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता, उस पर डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि शायद गवर्नमेंट प्लान कर रही है। लेकिन एक फ्यूचर इवेंट को सामने रख के शायद ये इसकी कोई कानूनी हैसियत इसकी नहीं है। जहाँ तक रह गई बात इलेक्शन के एक वक्त पे होने की, अगेन जब तक सियासी जमातें नहीं बैठेंगी, जब तक इत्तेफाक राय नहीं करेंगी, उस वक्त गवर्नमेंट अगर एक मेजॉरिटी फैसला कर लेगी, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुसलसल हमारी बरकरार रहेगी। प्रोटेस्ट होंगे, प्रोटेस्ट सड़कों पे लोग निकलेंगे, जिस तरह का पीटीआई की गवर्नमेंट ने पीटीआई ने इशारा भी किया है कि जेल भरो तहरीक, उससे जो हमारी माशी सूरत हाल, यानी जिस माशी सूरत हाल को ठीक करने के लिए हम इलेक्शन आगे लेके जा रहे हैं, वो माशी सूरत हाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मज़ीद बिगड़ेगी। लिहाजा वाहिद रास्ता इस वक्त सियासी जमातों के लिए ये है, मुल्क की सूरत हाल को सामने रखें, मईशत को सामने रखें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने के बजाय मुल्की इंटरेस्ट को सामने रख के इकट्ठे बैठ के एक इत्तेफाक राय पैदा करें। सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर ही नहीं, बल्कि इलेक्शन के और भी मामलात हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक बिल पड़ा हुआ है जो पार्लियामेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। जो पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप थी, उसने अप्रैल में वादा किया था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उस पर हेडवे करने की ज़रूरत है। और ये शायद वक्त है कि सारी पार्टियां साथ बैठ के जब तक इत्तेफाक राय नहीं करेंगी, तो हमारे ख्याल में कोई मेजॉरिटी का डिसीजन इंतखाबी मामलात में हमेशा इंस्टेबिलिटी का बाइस बनता है और कंट्रोवर्शियल बनता है। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट का फैसला EVM ओवरसीज़ के वोटिंग के बारे में कंट्रोवर्शियल था, उसी तरह इलेक्शन की डेट अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा सियासी जमातों में, वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन ही रहेगा। शुक्रिया आपका मुदस्सिर रिजवी साहब, बड़ी आपने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से इन मामलात को आइडियली आगे बढ़ना चाहिए जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा ना हो और कुछ स्टेबिलिटी आए। मौशी तौर पर भी आएगी जब सर्टनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो थैंक यू। अभी आगे बढ़ेंगे, लाहौर में है मेला सजने को। बिल्कुल, और बाकी मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, एक चीज़ है जो बिल्कुल ही होती रहती है तसलसल के साथ, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। और पहला प्रोग्राम जो होगा वो कल से शुरू होगा 10 फरवरी से, और लाहौर में होगा, यानी बस एक दिन रह गया बाय द वे, जिसमें आपको बता दें बहुत से लोग हैं, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद, इफ्तिखार आरिफ समेत दीगर नामवर अदीब, शायर, फनकार, एक्टर्स, सिंगर्स, बहुत कुछ हो रहा है। और ये बाय द वे स्टार्ट लाहौर से हो रहा है, और लाहौर के बाद पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे गवादर में, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, सो बहुत सी जगहों पे प्लान। प्रेजेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में पढ़ रहा था, इसमें कौन कौन नहीं है। इसमें अली ज़रियून है, इसमें शान शाहिद हैं, इसमें हामिद मीर साहब हैं, इसमें सुहेल अहमद हैं, इसमें द लिस्ट इज लॉन्ग। इसमें एंटरटेनमेंट कितनी है, इसमें साइंस सहूर हैं, इसमें अली अजबत हैं। शाह साहब, आपने मतलब एक दफ़ा फिर माशाअल्लाह जो आपने खुद स्टैंडर्ड सेट किया है ना, उसी को आप हर दफ़ा ब्रेक करते हुए। अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेजेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची। आप एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो ज़रा शुरू कीजिए गुफ्तगू और बताइए कि कल से क्या कुछ होने वाला है लाहौर में, कितने दिन के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आपने खुद ही कर ली तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। इसके अलावा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। पहली बात तो ये कि दिस इज़ नो चार्जेस फॉर एनीथिंग, तो ये फ्री है लाहौर के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, सबके लिए। दूसरी बात यह कि इसमें आपने देखा होगा यहाँ जो धुंध का चक्कर है, तो एनवायरनमेंट पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेशन है जिसके सारे एक्सपर्ट्स उसमें बात करेंगे। इसी तरह से एजुकेशन पे सेशन है, इसी तरह से एक सेशन है लाहौर पुरकमाल। आप दोनों को लाहौर का पता है कि लाहौर का जो एक हेरिटेज है, एक माजी है, उस पर 4 बड़े लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। नैयर अली दादा, सलीमा हाशमी, कामरान लशारी एंड चौथा कौन है अभी मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूं। तो हमने कोशिश की है नौजवानों के लिए जी डिजिटल पे भी सेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है उस पे भी सेशन है, और नए लिखने वालों का सेशन है,
और एक सेशन है फरीद से फरीद तक, 800 साल की जो पंजाबी सराय की शायरी है, बाबा फरीद से गुलाम फरीद तक, उसका रिव्यू है। फिर मॉडर्न पंजाबी और मॉडर्न सराइकी में क्या लिखा जा रहा है उसका भी है। और मतलब ये कि कोई 50 से ज़्यादा सेशन है इसमें, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है। फिर नाहिद सिद्दीकी हैं, आप जानते हैं, उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है हमारे मुल्क में। फिर अली ज़फ़र है, अली अज़मत है, साहिर अली बग्गा है, नताशा बेग है, हासिम अज़हर है, और साईं ज़हूर हैं, फजल जट वाले हैं, ढोल बजाने वाले हैं, फोक म्यूजिक है, फोक डांसेस हैं। ये जो अच्छा शाह साहब ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इतने अरसे से इतने फेस्टिवल्स आप कर रहे हैं, आपसे हम बात करते हैं, एक्साइट भी होते हैं, आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि हर बार कोई नई चीज़ हो, कुछ मुख्तलिफ चीज़ हो? ये डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है? इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, दोस्तों से मशवरा करना पड़ता है। मैंने ये शुरू किया था 16-17 साल पहले। मेरे लिए तो मसला यही हो गया है कि ये स्टैगनेंट ना हो जाए, इसमें जमूद ना हो जाए, कोई नए तरीके की कोई चीज़ किस तरह से इसको करें। तो आप देखेंगे इसमें 10 ऐसे सेशन हैं जो नॉर्मली नहीं होते। और फिर लाहौर तो इसलिए शान, और ऐसे लोग जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं। अली ज़फ़र के साथ हम नौजवानों का एक सेशन भी कर रहे हैं, सिर्फ वो गाना नहीं गा रहा, और वो खुद भी एक सेशन में, असल में हमने पूरा थीम जो रखा है, यूथ इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। तो उस हवाले से यूथ का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हम करा रहे हैं, बड़े अदीमों से भी, अपने स्टार से भी, और सबसे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन मुझे नज़र आया अहमद बशीर का कुंबा। उसमें बुशरा अंसारी साहिबा और उनकी बहन और उनके भांजे और उनकी भांजी, और मतलब व्हाट अ टैलेंटेड फैमिली, व्हाट अ यूनिक आइडिया। वैसे देखें, नीलम बशीर बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने नॉवेल भी लिखे हैं, उनके अफसानों की भी किताबें हैं, जो उनकी बड़ी बहन है। अस्मा अब्बास भी आर्टिस्ट हैं, आपको पता है, ज़ारा नूर अब्बास भी। तो नाम तो मैंने रखा है, ये आइडिया मैंने शेयर किया था बुशरा के साथ। तो असल में अहमद बशीर साहब बड़े आदमी थे, आपको पता है, बड़े जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने फिल्में भी लिखी, फैज साहब के साथी थे। तो ये इस कोशिश की है इसको इंटरेस्टिंग और डिफरेंट करें, बट इंगेजमेंट बरकरार रहे। एंगेजमेंट बरकरार रखने के क्या नित नए तरीके वैसे आप निकाल रहे हैं? सुहेल अहमद साहब का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जी शाह साहब, अब इंशाल्लाह जब ये अच्छा हो जाएगा तो आप रेस्ट भी कर लीजिएगा। ये बताइए, ये सारे इवेंट्स जो हैं, ऑब्वियसली पूरा एक इसका चार्ट भी आप लोगों ने निकाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी इन अलहमरा मॉल रोड। जी अलहमरा मॉल रोड में 5 वेन्यूज पे हो रहे होंगे साइमल्टेनियसली। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं बोलूं, मुझे पता नहीं। आप बोलें, नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। वो 3 उनके हॉल हैं, 1, 2, 3। फिर बाहर जो लॉन है आपने देखा हुआ है, उसमें भी सेशन है। फिर वो जो बड़ा सा एक मैदान है, हमारे ग्रैंड कॉन्सर्ट सारे उसमें। तो 5 जगह पे एक्टिविटी चल रही होगी हमारी। साथ में ये आपके फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम भी होगा सारा कुछ, जो डिजिटली लोग देख सकें, हु आर नॉट फिजिकली देयर। जी हाँ, हमने अब्दुल्ला हमने 3 ओबीज लगाई हुई हैं, तो साइमल्टेनियसली 3 सेशन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे मुसलसल लाइव जाएंगे। मैं लाहौर के शहरियों को, नौजवानों को, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं उनको दावत देता हूँ कि कल 3 बजे बड़ी तादाद में पहुँचें और इसको आ करके अप्रिशिएट करें। और 3 दिन यहाँ से जाएंगे नहीं अगर एक दफ़ा आ गए तो। बिल्कुल, आई एम श्योर शाह जी, इतने माशल मतलब लिटरली कहना नहीं चाहिए, पता नहीं फिट बैठता नहीं, दिल ललचाने वाले सेशंस हैं। खाने की चीज़ों के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं ना उमूमी तौर पर, लेकिन ये वो सेशंस हैं आपके, और वो शुरकाए गुफ्तगू हैं जिनका सुन के दिल ललचा रहा है कि इंसान पहुंच जाए। एक सेकेंड, खाने पे याद आया कि पूरा लाहौरी खाबों का फेस्टिवल है। हाँ, साथ में फूड फेस्टिवल भी है, लाहौरी खापों का फेस्टिवल है, पूरे का पूरा रिसा न्यारी हर चीज़ मिलेगी। उसके अलावा नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन है, नेशनल बुक फेयर है, और ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ चलेंगी इंशाल्लाह। और अब तो आपने बिल्कुल ही 3 बजे हम आपसे वर्चुअली मुलाकात करेंगे, वर्चुअली शिरकत करेंगे। वी आर गोना बी वाचिंग दीस। जी एक शुक्रिया
एक शुक्रिया जियो का और जंग ग्रुप का, इतनी जो इसकी हाइप बनी है, इतना ज़्यादा जो वो हुआ है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा से ही करता रहा है, जंग ग्रुप भी और जियो भी, कि वो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के आर्ट और कल्चर को सारी दुनिया तक पहुँचाया है और हमें भी सपोर्ट किया है। सो आई एम थैंकफुल टू यू पीपल एज वेल। Thank you शाह साहब for being on our show and for doing what you're doing। बाकी चीज़ों से, लिटरेचर फेस्टिवल से तो हम इम्प्रेस हो ही रहे हैं, और इतना मतलब इतना मैसिव स्केल पे भी और डिफरेंट शहरों में भी जाएगा, लेकिन जो एंड में खाने की बातें की हैं ना इन्होंने, तो वी आर सोल्ड। If we had been in Lahore, we would have been there. Thank you, Shah Saab, for being with us. We are going to be virtually watching these sessions on इनके पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के या कराची आर्ट्स काउंसिल के नाम से आप फेसबुक पेज वगैरह सर्च करें, इंस्टाग्राम पे भी आप जाएं, लेकिन फेसबुक पे बेहतरीन इनकी स्ट्रीमिंग आती है। आप तमाम सेशंस जो हैं, जो अभी आपको पसंद आए, आप देख सकते हैं, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज सेशंस एज वेल। भाई माशाल्लाह, ये जो फरवरी होता है ना, ये सीजन ही फेस्टिविटी का होता है। इट इज वेरी हैपनिंग। जैसे कि जी पाकिस्तान के मोटर स्पोर्टिंग कैलेंडर का अहम तरीन जो इवेंट है वो होता है चोलिस्तान डेजर्ट रैली। मोटर रेसिंग की सनसनी और सहराए चोलिस्तान के दिल फरेब मनाजिर ही की कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें सबकी दिलचस्पी हो ही जाती है। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग देयर पीपल वांट टू नो। हुकूमत पंजाब ने यही देखते हुए इस बार इस फेस्टिवल को कुछ और बड़ा कर दिया है। और क्या क्या कर रहे हैं? 100 से ज़ायद ड्राइवर्स तो होंगे ही, खवातीन ड्राइवर्स भी होंगी, बहुत सारे जुड़े हुए इवेंट्स भी रखे गए हैं। तो क्या कुछ होगा इसमें? एक्चुअली 10 से बाकायदा रेस का आगाज होगा, इससे पहले प्रैक्टिस सेशंस एंड गाड़ियों की चेकिंग एंड सब कुछ होगा। सो हम इस पे बात करेंगे। सेक्रेटरी सयाहत पंजाब एहसान भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसान साहब, जरा बताइए किस तरह आप कह रहे हैं कि ये पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा ग्रैंड होने जा रहा है इस मरतबा? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जिस तरह इससे ये 18वीं जो हमारी चोलिस्तान जीप रैली है 2005 में शुरू की गई थी। इस बार जो है ना, जो दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तो इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की थी कि इंटरनेशनल जो है हमारे जो हैं ड्राइवर्स वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इससे पहले जब था ना, इंटरनेशनल के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती हैं, ये हमारी जिस तरह एक स्टॉक होती थी और एक जो प्रिपेयर्ड गाड़ियाँ होती थी, उसकी रेस हम 2 करवाया करते थे। लेकिन इस बार जो हमने मोटरसाइकिल की रेस पिछले साल शुरू की थी, और एक डर्ट रेस है जो 4 बाइक्स के पहिए होते हैं, वो वाली रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रक रेस। ये आज तक पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई। तो इंटरनेशनल रेस को चूंकि डालने का ये क्राइटेरिया था, तो ये 5 कैटेगरीज को हमने मिलाकर किया है, इसलिए ताकि इंटरनेशनल मैप के ऊपर ये आ सके। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरी चीज़ जी, और जो दूसरी चीज़ है कि इसमें हमने जो इस्लामाबाद में भी बाकायदा एम्बेसडर्स के सामने ये इसको लॉन्च किया है पिछले महीने, और उनको दावत दी है कि आप लोग सारे यहाँ पे आएँ। तो बड़ी खुशी की बात आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कौंसल जनरल, उनकी पूरी टीम है 5 रुकनी, वो 2 दिन से हमारे साउथ पंजाब के ही विजिट पर है। वो ना सिर्फ हमने उनको वो भावलपुर के फोर्ट्स वगैरह दिखाए, बल्कि आज जो लॉन्चिंग बाकायदा हुई है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कौंसल जनरल और उनकी टीम है उनसे करवाई है। कल बाकायदा रेसिस का आगाज़ होगा। पहले दिन जो 7th को थी, वो हमने वो DHA के उधर हमने लॉन्चिंग की थी तमाम ड्राइवर्स, और हमारा जो लोकल कल्चर होता है, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, या उनके लोग मिली नगमे हैं, वो हमने पोर्ट्रे किए थे। और कल का दिन जो था वो रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तस था, और उसमें ताकि गाड़ियों को देख सकें कि इनके टायर वगैरह या इंजन वगैरह इस काबिल हैं भी जो रेस में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह बाकायदा 3 दिन हम तैयारी करते हैं, और अगले 3 दिन जो 10, 10th, 11th और 12th को रेस होगी, और 12th को इंशाल्लाह फाइनल इसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये भी बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि साथ आप बात कर रहे हैं, विजुअल्स भी चल रहे हैं और बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे दिल चाह रहा है कि जाके देखा जाए। तो स्पेक्टेटर्स के लिए क्या है, मतलब वो अगर जाएं देखने के लिए, सिर्फ विटनेस करने के लिए, तो उनके लिए क्या मजीद एंटरटेनमेंट है? इर्द गिर्द रेसें तो चल ही रही हैं, सहूलत क्या है? सहूलत क्या है, कहाँ रहे, कितने दिन रह सकते हैं, खाना पीना, सिक्योरिटी, मतलब ये सब कुछ है? जी, बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी स्पेक्टेटर्स या फैमिलीज जाएंगे तो उनकी 2 ही रिक्वायरमेंट हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी, जो हर तरीके से हमने देखे, ना सिर्फ पुलिस जो पंजाब की है उसको इन्वॉल्व किया है, बल्कि रेंजर्स और जो हमारी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट किया है कि हेलीकॉप्टर भी उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, अल्लाह ना करे कहीं पर हादसा हो जाता तो फ़ौरन उसको रिट्रीव कर सके, रेस्क्यू कर सके। सेकेंडली, हमने इसके लिए, आप जानते हैं, पंजाब टूरिज्म स्क्वाड भी बनाया है, जो मरी में भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बाकी जगहों पर भी।
इनकी फोर्स को हमने एक हफ्ते के लिए वहाँ पे लगा दिया है द्रावर फोर्ट में। थर्डली जो है द्रावर फोर्ट के साथ ही हमारा एक TDCP का रिजॉर्ट बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना के दिया है, जिसमें रहने के जो कमरे हैं वो तो तकरीबन 15 के करीब हैं, लेकिन उसमें 125 हमने कैंप लगाए हैं, वॉशरूम वगैरह भी वहाँ पे हैं, खाने का भी इंतजाम है। और जी तो ये फैमिलीज भी जा सकते हैं और ये तकरीबन बुकिंग हुई है सारों की और लोग ज़्यादातर वहीं पर ठहरे हैं। इसके अलावा जो आम प्राइवेट लोग हैं इन्होंने तो कैंप अपना सिस्टम किया होता है उसके अंदर चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर। जी तो उन कैंपिंग साइट्स हैं जहाँ लिटरली अगर प्राइवेटली भी चाहे जाएं आप, तो आप अपना खैमा लेके पहुंच सकते हैं, आप वहाँ पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर आराम से आप वहाँ पे बुक करा सकते हैं। जी वंडरफुल। तो इसके अलावा फिर आपको इस सहरा में खाने पीने का भी खुसूसी इंतजाम करना पड़ा होगा? जी हमने बाकायदा ये लाहौर से और जो बहावलपुर से ना अपनी टीमों को हमने एक महीने के लिए हम वहाँ पे लेके जाते हैं ताकि ये फेस्टिविटी जो है। अच्छा, शुरू में आपने काइंडली बात की थी कि ये सिर्फ एक मेला नहीं है, इसको हमने 3 कंपोनेंट में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 एक तो ये आपकी स्पोर्ट है जो एडवेंचर टूरिज्म कह लीजिए। नंबर 2 जो है आपका हेरिटेज है। द्रावर फोर्ट इज़ ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये फोर्ट को दिखाना और ये दिखाना इसके साथ लिंक करने का मकसद भी यही है। तीसरी वहाँ पे एक चिट्टी मॉस्क है, चिट्टी मस्जिद भी है। तो ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट जो हमारा टूरिज्म का ही दूसरा हिस्सा है उसने इसकी बाकायदा इसकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की है और दुनिया इसको देखने आ रही है। और चौथी चीज़ जो है वो हमने डिविजनल हेड जो कमिश्नर हैं या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं इनके साथ मिलकर हमने स्पोर्ट्स जिसमें नेज़ाबाजी, इसमें अपना जो लोकल कल्चर है और ये 11 जो सेकेंड डे होता है रेस का, इसकी नाइट को कल्चरल नाइट बनाई है जो TDCP डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके करेगा। इसमें हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं ताकि उनको मौका मिले अपने सलाहियतों का इजहार करने का। तो मतलब कॉन्सर्ट भी होने वाला है। मतलब ये अमेजिंग किस्म का किसी का बड़ा जबरदस्त एक ट्रिप बन सकता है जिसमें हेरिटेज भी, एडवेंचर स्पोर्ट तो है ही, फिर कल्चर भी है, कॉन्सर्ट भी है, बड़ा मूड आपने जो है बनाया हुआ और फूड तो है ही है खाने के बगैर। किला दरावड़ का विजिट और टूर वगैरह भी होगा जो वहाँ टूरिस्ट गए होंगे उनके लिए? हाँ जी सर, ये एक मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि इसमें ना तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं ये मोटरसाइकिलों पे और सारी फैमिलीज या नौजवान भी आते हैं। तो ये चूंकि किला दरावर प्रॉपर्टी है नवाब साहिबान की, तो वो चूंकि जब इतना ज़्यादा क्राउड आता है तो वो उसकी हेरिटेज वैली को बचाने के लिए उसको बंद कर देते हैं और अंदर जाने नहीं देते। लेकिन जब हम कोई गाइडेड टूर लेके जाते हैं, आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट की पूरी टीम वहाँ मौजूद है और इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज जो है PTS पंजाब टूरिज्म स्क्वाड, तो वो गाइडेड टूर के लिए वो खोल देंगे, लेकिन सारों के लिए खोलना उनके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि यूनेस्को की उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको गाइडेड टूर के लिए बाकायदा उसको दिखाएंगे। और मैं आपको ये बताने में खुशी महसूस करता हूँ कि 2019 तक इसका किले का बहुत बुरा हाल था। तो जब हमने 2 स्कीमें लेके आए हैं, जो बैरूनी दीवार हैं उनको कंसोलिडेट करने के बाद जो अब उनकी बारादरी है उसको रिस्टोर और कंजर्व कर लिया है आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने। और इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा फंड एलोकेट किए थे कि इनका एक सिविल स्ट्रक्चर है जो जिसे कह लें वहाँ पे कोई तकारीब होनी हो वो जगह कोई नहीं थी। तो एक सिविल स्ट्रक्चर की छतें खराब थी और फर्श डूबे हुए थे, वो भी हमने स्कीम शुरू कर दी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है भुट्टा साहब, सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन जबरदस्त आपका ये इवेंट है जो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी कुछ दिन और जो है रेसेस वगैरह चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो बुकिंग हो चुकी है लोगों, लेकिन दिस इज रियली नाइस। मतलब इसमें इतना कुछ है करने को कि अगर आप एडवेंचरस हैं थोड़े से तो आई थिंक दिस इज फॉर यू। आप भी अगर कुछ जुगाड़ लगा के प्लान बनाना चाहें तो अभी भी बना सकते हैं। कल से बाकायदा रेसिंग का आगाज होगा। वी आर गोइंग टू एंड द शो टुडे विद सम विजुअल्स। भाई इतने खूबसूरत ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स हैं फ्रॉम वादी नीलम, और जहाँ बर्फ भी पड़ रही है और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप खुद ही इमेजिन कर लें, जो भी आपका दिल चाह रहा है इसके साथ लगा लें। बहुत सारे गाने आ रहे हैं जहन में, बहुत मेरे भी। आप अपने मनपसंद गाने के साथ इसको सेट करके जहन में एक मंजर कशी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको सेटिंग करें, इसको देखें, गाना भी चल रहा है, कोई कॉफी भी साथ, मनपसंद गाना और मनपसंद इंसान भी आप डाल सकते हैं, ये चॉइस भी आपकी अपनी है। और अगर इसके साथ आप यहाँ मौजूद हो, वाह, आप तो मतलब 2 कदम आगे ही चले जाते होते हैं। और उसके बाद प्लान करें, दीज आर द स्पॉट्स दैट यू नीड टू गो एंड विजिट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। वैसे तो पता नहीं एक्सेसिबिलिटी कितनी आसान होगी वादी नीलम, मतलब ये तो नहीं कि अभी उठ के चले जाओ ठंड में, लेकिन इन जगहों पे जाएं तो इनकी हिफाजत भी करें और यहाँ पे कचरा ना फैलाएं
और वॉल चॉकिंग ना करें और दिल बना बना के अपने नाम अपने नाम और जिसके साथ नहीं होनी कभी भी उसका नाम ना लिखें। मतलब इस किस्म की हरकतें मत करें, बट जस्ट एंजॉय देम। वी विल सी यू टुमारो। वी आर गोना सी यू टुमारो।